हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। राहु केतु शनि मंगल जैसे मैलेफिक प्लैनेट का नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत का एक डर सा बन जाता है। बिना कुछ सोचे समझे जाने बिना ही इनसे लोग डरने लगते हैं। जीवन में कुछ भी बुरा हो तो बस दिमाग में एक ही बात आती है, राहु केतु शनि मंगल में से किसी भी ग्रह का नाम आता है कि उसी की वजह से इतना बुरा हो रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी होता है, क्या इन्हीं की वजह से होता है? देखिए, ये वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आते हैं। बदलाव अगर अच्छे के लिए होता है तब भी तो यही ग्रह सामने आते हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये सभी ग्रह हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं या हमारा बुरा करते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रह जब भी अच्छा या बुरा फल हमें दे रहे होते हैं तो इनमें ग्रहों का दोष नहीं होता, बल्कि हमारे अपने कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं उन्हीं के फल आज हम भोगते हैं। जो कर्म हम आज करेंगे उनका फल हम कल भोगेंगे। अगर ग्रह अच्छे या बुरे होंगे तो सभी के साथ होंगे, सभी के साथ एक जैसे फल देंगे। इसलिए इन ग्रहों को दोष देना बंद कर दीजिए। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ रिसर्च करके हमें कुछ ज्ञान दिया है, कुछ सीखने का मौका दिया है, तो हम अपनी रिसर्च से उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि अपनी आधी अधूरी नॉलेज से उन्हें पीछे लेके जाएं। जो आज के समय में हम देखते हैं कि राहु केतु शनि मंगल के नाम से लोगों में एक डर बना दिया गया है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। बेचारे वो लोग जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो इन सब में फंस जाते हैं। लेकिन जो उनको इनसे बचने के लिए उपाय कराए जाते हैं, उनको करने के बाद भी उनकी स्थिति वैसी ही रहती है जैसी थी। तो आप लोग बताइए, इसमें ग्रहों का क्या दोष है? ग्रह ना तो आपको कुछ देते हैं, ना ही आपसे कुछ लेते हैं। ग्रह तो अपनी गति से चल रहे होते हैं और वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। इसलिए इस भ्रम की स्थिति से बाहर आकर देखिए कि मनुष्य का जन्म ही बहुत खूबसूरत है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है। इसलिए इस जन्म में ये जानने का प्रयास करें कि आपको ये जन्म क्यों मिला है, क्या उद्देश्य लेकर के आप इस जन्म में आए हैं। क्या आप जानते हैं यही वो राहु केतु हैं जिनकी वजह से आप इस जन्म में अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं, कुछ अद्भुत शक्तियों को साथ लेकर आए हैं। वो राहु केतु ही हैं जो आपको पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सबसे अच्छा या सबसे खराब, बीच में कुछ भी नहीं। तो ये जो बीच वाला शब्द है वही मनुष्य जीवन है। मनुष्य के ऊपर जो है वो है देवता यानी केतु देव। जो मनुष्य के नीचे है वो है दैत्य, दानव या राक्षस यानी राहु। और यही तीन लोग भी होते हैं, देवलोक, भूलोक और पाताल लोक। वैसे तो कई और भी लोग होते हैं, लेकिन यही तीन लोग जो हैं वो सर्वविदित हैं। इसे आप ऐसे समझिए, हमारा जीवन राहु और केतु नाम के तो बिंदुओं के बीच में है और हमारे कर्म जिस दिशा में जाएंगे हमें वहाँ वही मिलेगा। हमारा तो सिर्फ कर्म है। राहु केतु वो दोनों अद्भुत शक्तियाँ हैं जो अस्तित्व में नहीं होने के बाद भी इनक्रेडिबल अमाउंट में एनर्जी देती है। अब हमें क्या और कैसे सब मिलता है वो हमारी कुंडली के आधार पर मिलता है, क्योंकि राहु केतु का अपना कोई स्पेशल भाव नहीं होता, कोई राशि नहीं होती। ये जिन ग्रहों या जिन भाव में होते हैं उन्हीं के हिसाब से अपने फल देते हैं। ये दोनों खुद एनर्जी का सोर्स है जिन्हें केवल अपने कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्मों के लिए हम शनिदेव को देखते हैं। राहु केतु शनि के ही मैसेंजर होते हैं, जिनके साथ के द्वारा ही शनिदेव अपने फल व्यक्ति विशेष को देते हैं। राहु केतु को अच्छी या बुरी शक्तियों के रूप में देखा जाता है, इसलिए कई बार इन्हें ऊपरी बाधाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। जब भी जुपिटर और केतु का संबंध बनता है तो ये देवताओं की स्तुति के लिए बेहतर होता है, लेकिन जब जुपिटर का संबंध राहु से बनता है तो ये आध्यात्म के प्रति व्यक्ति को विमुख कर देता है, एक भ्रम की स्थिति बना देता है, या फिर ऐसी शक्तियों की तरफ आपको लेकर जाता है
जिनका संबंध पाताल लोक से जुड़ जाता है, और इसी में तंत्र विद्या को भी देखा जा सकता है। आपकी कुंडली का पंचम भाव इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भाव आपके पूर्व जन्म का भाव है, आपकी मंत्र साधना का भाव है, आपकी मानसिकता का भाव है। कुंडली का त्रिकोण भाव होने के कारण ये भाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके पिछले जन्म के कर्मों के लिए, जिनको लेकर के हम इस जन्म में आए होते हैं, और इसी के आधार पर हम अपना वर्तमान जीते हैं। अब अच्छा या बुरा जीवन होगा, ये आपके फिफ्थ हाउस की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। फिफ्थ हाउस हमारे हार्ट का भी होता है, जो हमारी भावनाओं को समझता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये भी हमें फिफ्थ हाउस बताता है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए 11th हाउस को देखते हैं, वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये भी फिफ्थ हाउस से देखा जा सकता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस जहाँ 11th भाव से सप्तम है, वहीं 8th भाव से दशम भी है। यानी आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके कर्म हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, आपके हिडन टैलेंट का भाव है। इसलिए ये तीनों भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या हो अगर राहु केतु का संबंध फिफ्थ हाउस और 11th हाउस से बन जाए, क्योंकि राहु केतु और पंचम भाव पूर्व जन्म को इंडिकेट करते हैं, और इसीलिए मैं फिफ्थ हाउस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत भी फिफ्थ हाउस से ही की थी। याद रखिए, यहाँ हम किसी भी तरह की राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राहु केतु की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस और 11th हाउस में कैसी होगी उस पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, राहु जिस किसी की भी कुंडली में पंचम भाव में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। यह जो भाव है, फिफ्थ हाउस जो है, वो बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि ये आपकी बुद्धिमत्ता को परिभाषित करता है। यहाँ पर आपकी अनंत मानसिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। आपके पास कितनी ऊर्जा है, आप अपने आंतरिक देवत्व से कितना जुड़ते हैं, ये आप पंचम भाव से देख सकते हैं। पंचम भाव में राहु का अर्थ है कि पंचम भाव के मामले में आप हमेशा फोकस रहते हैं। जिनके भी पंचम भाव या फिफ्थ हाउस में राहु हो, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी रचनात्मकता जो होती है वो असीमित होती है। ये किसी में भी हो सकती है, इसका किसी एज फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे भी थोड़े अजीब हो सकते हैं, या तो वो बहुत बुद्धिमान होंगे, या फिर वो व्यवहारिक हो सकते हैं, या तंत्र मंत्र से जुड़े हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, विशेष रूप से एक फोटोग्राफर हो सकते हैं, या फिर एक अभिनेता हो सकते हैं, जहां आप अपना जो मानवीय अनुभव है उसका पता लगा सकते हैं। एक फोटोग्राफर जो लोगों की तस्वीर लेता है, या एक अभिनेता जो विभिन्न व्यक्तित्वों का अभिनय करता है, वही इंसान के स्वभाव को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। आपको किताबें लिखने के लिए या फिर किसी भी तरीके का आर्टिकल लिखने का भी बहुत शौक होगा, और आप अपने आर्टिकल्स को या अपनी बुक को प्रकाशित भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, जिसका शौक भी आपको होगा। आप ब्लॉग कर सकते हैं। आपके एक्सप्रेशन ही आपकी पावर है, आपकी ताकत है, और आप हर इंसान के एक्सप्रेशन से परिचित भी होते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सीधे तौर पर अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन इंसान के जो अनुभव होते हैं उससे किसी न किसी तरीके से आप जुड़े हुए होते हैं। आप खुद से प्यार करते हैं, आप अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं। ऐसे खुद को समझने से आपको खुद से प्यार करना आसान हो जाता है, और आप हमेशा हर संभव स्थिति में खुद को लेकर आश्वस्त रहते हैं। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पास असाधारण बुद्धि है। आप उस हाइट को एक नॉर्मल इनोवेशन से एक ट्रू इन्वेंशन तक बना सकते हैं। पिछले जन्मों के कर्म का जो प्रभाव है वो बहुत एक्टिव होता है, और आप इन यादों को, इन मेमोरी को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो सहज ज्ञान है, आप बिना अधिक प्रयास से इनको फिर से जी सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है।
इसलिए आपको इस जन्म में उनका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आप अपने लिए कुछ रिसर्च करना चाहेंगे। जब तक कि आपको उन सारी चीज़ों का जो भी अनुभव होता है या जो भी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती, तब तक उसको पाने के लिए आप प्रयासरत होते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका आध्यात्म के मैटर में आपके पास एक दुर्लभ बौद्धिकता होती है जो सबके पास नहीं होती। जब राहु 5th हाउस में होता है तो जाहिर सी बात है केतु 11th हाउस में होगा, तो आप सबसे ज़्यादा आत्म के अनुभव की ओर आकर्षित होते हैं, यानी खुद को समझने की चाहत आप में होगी और खुद को जानने के बाद दूसरों से आप खुद अलग हो जाते हैं। अनुभव का ये जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के आत्म की ओर इंक्लाइंड होता है। ये जब कभी आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर होते हैं तो हो सकता है आप भी अपने अंदर गोता लगाते हो, उसमें डुबकी लगाते हो और अपने आप को खोजने की कोशिश करते हो। अपनी खुद की बुद्धि का आप वहाँ अनुभव करते हैं जब तक कि आप अपने वास्तविक खुद को, अपने वास्तविक स्वयं को महसूस नहीं कर लेते। याद रखें कि कर्म का नियम हमेशा काम करता है। आपको हमेशा अपने विवेक का पालन करना चाहिए। आप अत्यधिक सहज ज्ञान युक्त हैं और आपके पास ऊर्जाओं तक पहुँच है जो आमतौर पर दूसरों के पास नहीं होती। राहु केतु 5th और 11th भाव वालों के लिए एक नेगेटिव चीज़ ये भी होती है, राहु और केतु जो कर्म व्यक्तित्व है, यदि आप अपनी मनोगत क्षमताओं का उपयोग करके खुद को दूसरों को धोखा देने में या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये आप पर बुरी तरह से पलटवार करेगा। यह नैतिक और आध्यात्मिक दोष शरीर में या मन की बीमारी के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। यदि ये राहु पाप प्रभाव में या नीच के प्रभाव में है, विशेष रूप से सूर्य या मंगल के प्रभाव में है, तो ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व देता है। व्यक्ति घर पर हो या अपने कार्यालय में हो, अपने ऑफिस में हो, एक मिनी टायरेंट के रूप में व्यवहार करेगा। यदि अशुभ प्रभाव वाला या शुभ दृष्टि से रहित बुध ऐसे राहु के साथ बैठता है तो ये एक वित्तीय अपराध करने वाला बनाता है, फाइनेंशियल ऑफेंस को करने वाला बन जाता है। 11th हाउस में केतु हो तो जाहिर सी बात है राहु केतु 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं। 11th हाउस सभी प्रकार के लाभ को दिखाता है, आपके मित्र को दिखाता है और समान विचारधारा वाले जो लोग होते हैं वो 11th घर के डोमेन है। 11th हाउस नैसर्गिक रूप से शनि का है क्योंकि वह 11वीं राशि कुंभ राशि पर रूल करता है। यहाँ पर केतु इज अपैथी फॉर योर कर्मा। आपको काम करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है, आपको सभी का साथ मिलता है, लेकिन कई बार आपके दोस्त जैसे आते हैं वैसे ही गायब भी हो जाते हैं। आप भौतिक स्तर पर उनको कनेक्ट करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए सभी के साथ मिक्स हो जाना आपको पसंद नहीं आता। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ आपको मिलता है सही मायने में, या कह लो योर फ्रेंडशिप विल ओनली सर्वाइव इफ देयर इज ए डीप अकल्ट और स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग सेम होगी। आपके लाभ भी महत्वपूर्ण होंगे लेकिन आप उन्हें बनाए रखने में असमर्थ हैं। बड़े भाई या मित्रों की बुरी सलाह आपको परेशानी में डाल सकती है। छूटे हुए अवसरों और अनवांटेड लोगों के द्वारा आपको सताए जाने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती है। समाज में आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन याद रखें 11th भाव उपचय भाव भी है और केतु नैसर्गिक सेपरेटेड प्लैनेट है, इसलिए समय के साथ ही आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और ये आपकी अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपको अधिक से अधिक शुभ फल आपको देता चला जाएगा। केतु हाईली इंट्यूटिव है जिसका कोई विश्लेषण नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, इसलिए 11th भाव घर से जुड़ी चीज़ों को महसूस कराता है। आपको भाग्य का साथ भी दिला सकता है या आप जादू टोना ऐसी चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके सोचने की शक्ति सबसे अलग होगी। यदि ऐसा केतु शुभ प्रभाव में है तो आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटोगे, या आपका ह्यूमन नेचर ऐसा बन जाएगा कि आप सभी की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे। You can work as an astrologer, be a consultant with other prediction system, but don't waste your wealth energy more than is reasonable. लेकिन यदि केतु पाप ग्रह के अधीन हो तो मित्र बहुत कम होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति
ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता, घर से बाहर नहीं निकलता और आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। यहाँ पर केतु होने से अक्सर बड़े भाई बहनों से भी परेशानी होती है। इसके विपरीत यदि पंचम भाव में केतु हो तो क्या रिजल्ट दे सकता है? पंचम भाव में यदि केतु स्ट्रांग हो तो बहुत कुछ दे सकता है। आपकी फॉर्मल एजुकेशन में व्यवधान हो सकता है या क्लियर डायरेक्शन यदि ना मिले तो भी एजुकेशन किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब होती है। यदि पंचमेश और लग्न अच्छी तरह से है, कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो एजुकेशन एक्सटेंसिव हो सकती है, लेकिन जो भी सीखा गया है उसका उपयोग और उसकी जो अवेयरनेस है वो लिमिटेड होगी। केतु की ये स्थिति जो है वो मन और उसकी मानसिक क्षमता को अंदर की ओर लेके जाती है। कुछ एक्स्ट्रा जानने की इच्छा या फिर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस तरह से केतु से हम एस्ट्रोलॉजर को या फिर अध्यात्मवादियों को या तांत्रिकों को भी देख सकते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों के चार्ट में केतु 5th हाउस से संबंधित होगा। आपकी सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको वास्तव में इस बुद्धि के साथ क्या करना चाहिए, इसका समाधान आपको आपकी लाइफ के मिडल पीरियड के बाद ही मिलता है। आपके जो थॉट होंगे, जो विचार होंगे, वो हमेशा शॉकिंग होंगे, लेकिन कब तक? जब तक कि केतु पर किसी भी दूसरे ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस है वो ना हो, तब तक आपके आइडियाज़ रियलिटी में सामने नहीं आएंगे। 5th हाउस का जो केतु होता है वो नॉर्मली खुद को समझने के लिए एक जिज्ञासा देता है कि आप कौन हैं, इस जीवन में क्या करने आए हैं। हालांकि इसे व्यक्त नहीं कर सकता। 5th हाउस में केतु का अर्थ होता है कि आपने 5th भाव के जो भी कारकत्वाद होते हैं उनको अपने पिछले जन्म में पूरी तरह से अनुभव किया है और आपके पास इस घर से जुड़ी हुई डीपेस्ट लर्निंग भी है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 5th हाउस के कारकत्वों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपसे बेहतर एक्सप्रेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि तो हेडलेस है, कुछ सोचना ही नहीं चाहता। और इसकी चर्चा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास संसाधनों की लिमिटेशन होगी। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी, हैव नो प्राइड और एरोगेंस रिलेटेड टू योर क्रिएटिव आउटपुट। In middle way, the 5th house represents the physical health, so there can be some medical condition. If they are affected by an auspicious planet, in this case, take care of your upper back as well. But as Ketu is completely settled, their main effect is to create a feeling of sadness, grief. आप डिवाइन लव से मानसिक रूप से अलग है, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको सेल्फ लव, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आप इस तरह के प्यार के लिए तरस रहे हैं। पंचम भाव के केतु के लिए आप कह सकते हैं अकेलेपन की भावना का प्रबल होना। यदि केतु 5th हाउस में है तो स्वाभाविक रूप से राहु 11वें भाव में होगा 180 डिग्री पर। लग्न से 11वें भाव में राहु क्या कोई इच्छा पूरी कर सकता है? 11वें भाव में राहु के होने से जो प्रारंभिक जीवन में महत्वाकांक्षाएं राहु देता है, लेकिन राहु 48 ईयर्स के जीवन के बाद ही अपनी मैच्योरिटी एज तक पहुंचता है और 11 भाव उपजय भाव है तो उम्र के साथ बेहतर परिणाम भी देता है। 11th हाउस इज ऑफ प्रॉफिट, एक्सटेंडेड, लाइक माइंडेड ग्रुप, मार्केट, फॉरेनर, फॉर्च्यून, रिलेशनशिप विद लार्ज ग्रुप, मोस्टली इन पर्सनल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ राहु ग्रोथ के लिए अनऑर्थोडॉक्स मेथड का उपयोग भी करता है, लेकिन ये ग्रोथ तभी कायम रह सकती है जब कोई शुभ ग्रह राहु को प्रभावित करे। लेकिन अगर कभी किसी तरह से डाउनफॉल आता है तो राहु थोड़ा थोड़ा करके भी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा ही लेता है। इसलिए 11th हाउस में उसके पास अपनी प्रतिभा को दिखाने और अपने टैलेंट को दिखाने की अनंत क्षमता होती है। राहु बहुत ही आकर्षक तरीके से हर ग्रुप में मर्ज करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 5th हाउस में राहु कितना भी आगे बढ़े या अपनी लिमिट से बाहर जाए, लेकिन यहाँ केतु अनफोकस इंटेलिजेंट देता है, एक विलक्षण प्रतिभा प्रदान करता है। तो यदि आपके चार्ट में केतु राहु से अधिक स्ट्रांग है तो ये मैटेरियलिस्टिक प्रॉफिट की तुलना में
मैटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में अधिक गिरने या अधिक डाउनफॉल का कारण भी बनता है। यदि आपके पंचम भाव में केतु शुभ ग्रहों के द्वारा एस्पेक्टेड नहीं है तो आप राहु के पोटेंशियल का फ़ायदा नहीं ले पाओगे, क्योंकि राहु लीक से हटकर सोच रखता है। इसलिए आप बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं। 5th हाउस और 11th हाउस की एनर्जी के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है या आपके 5th हाउस में फायरी साइन लियो का है, जो कालपुरुष कुंडली की पंचम भाव की राशि होती है, और 11th हाउस एयरी साइन एक्वेरियस की राशि होती है। राहु का नेचर अग्नि की तरह होता है, फायर की तरह होता है, और केतु का नेचर वायु की जैसा होता है। इन दोनों एलिमेंट को अगर मिला दिया जाए तो दोनों की जो एनर्जी है वो डबल होकर एक विस्फोटक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। यहाँ राहु केतु की ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दोनों में से एक की भी एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही आपके सामने इनकी एनर्जी आएगी। राहु केतु का प्लेसमेंट आपके जीवन काल का एक चुनौती है। ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट चैलेंज है, लेकिन यदि इस पर काबू पा लिया जाए तो आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है। आपके जीवन का जो फर्स्ट हाफ साइकिल होता है वो बहुत एक्टिव होता है, जबकि सेकंड हाफ थोड़ा सा कूल होता है। इन सब के चलते एक समय ऐसा भी आता है जब आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं और आपको किसी भी चीज़ की फिर डिज़ायर आपको नहीं होती। राहु और केतु के परिपक्व होने के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप 42 से लेकर के 47 ईयर्स के एज में अपने जीवन में एक परिवर्तन दिखेंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 5th हाउस और 11th हाउस में राहु केतु से अपने पूर्व जन्म की अर्जित की हुई एनर्जी को इस जन्म में पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा आपके अपने कर्म उसके लिए आपको कितना सपोर्ट करते हैं। अगर राहु केतु शुभ स्थिति में हो और आपके कर्म भी बहुत अच्छे हों तो आप इस जन्म में अपनी उसी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी बैलेंस है तो आपके नेक्स्ट बर्थ के साथ साथ इस जन्म में भी आपको इसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। राहु केतु आपको आपके वर्तमान जन्म में आप ही के द्वारा किए गए कर्मों से अवगत कराते हैं, ना कुछ लेते हैं और ना ही कुछ आपको देते हैं। इसलिए आपके जीवन में जब भी राहु में केतु या केतु में राहु का पीरियड आएगा उस समय आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। आपके जीवन में उस समय बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसलिए उस समय इन दोनों की एनर्जी को बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत होगी। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप राहु केतु से जुड़ी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।